आपको खुश आमदीद और मैं हूँ गज़ल अशरफ अमान और मैं हूँ शिराज अहमद शिराज जी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको बताते चलें कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 73वां योम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से आज मनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, और इस मौका पर सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तक़रीबात का अहतमाम भी किया जाएगा। अगर बात की जाए कायद-ए-आज़म के लक़ब की, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 1937 में मौलाना मज़हरुद्दीन ने कायद-ए-आज़म का लक़ब दिया और उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। जी हाँ, पैदाइश और उनकी इब्तदाई तालीम के हवाले से आपको बताते चलें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1976 में कराची में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम का आगाज़ 1882 में अपने आबाई शहर से किया और 1893 में आला तालीम के हसूल के लिए इंग्लैंड चले गए। बिल्कुल जी, और 1896 में कायद-ए-आज़म ने बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया और वतन वापस लौट आए। वो एक मायनास कानूनदान भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना पेशे के लिहाज से वकील थे और वतन वापसी के कुछ अरसा बाद ही कायद-ए-आज़म का शुमार बरसगीर के मायनास कानूनदानों में किया जाने लगा। जी हाँ, उसके बाद कांग्रेस में शमूलियत। बरसगीर वापसी के बाद कायद-ए-आज़म ने सियासत में बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लिया और 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। उसके बाद कांग्रेस का हिस्सा बनने के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये जमात बरसगीर के तमाम बासियों की नहीं बल्कि सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है। इसके बाद फिर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली। बिल्कुल जी, और कायद-ए-आज़म ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की, मगर उम्मीद का दामन ना छोड़ा और कांग्रेस के साथ भी काम करते रहे। कांग्रेस की हिंदू नवाज पॉलिसी से तंग आकर बराखिर 1920 में कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस को खैरबाद कह दिया और आखिरी सांस तक मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। जी हाँ, उसके बाद क़याम पाकिस्तान और पहला गवर्नर जनरल इसी जमात की छतरी तले ही कायद-ए-आज़म ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म इस पाक वतन के पहले गवर्नर जनरल बने और 11 सितंबर 1948 में वफात तक इस ओहदे पर तैनात रहे। बिल्कुल जी, और आज के दिन हम अपने अजीम रहनुमा से महरूम हो गए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा वतन दिलाया, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनकी बीमारी ने उनके जो तामीरी मनसूबों को पाए तकमील तक ना पहुँचने दिया और मुसलमान हिंद 11 सितंबर 1948 को अपने इस अजीम रहनुमा की क़यादत से महरूम हो गए। जी हाँ, कायद-ए-आज़म की वफात को कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद उनके योम वफात पर हजारों अफराद की उनकी लहद पर हाजिरी और मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद होने वाली तकरीबात इस अमर की गवाही देती है कि पाकिस्तानी कौम इनसे आज भी जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उनसे अकीदत रखती है। बिल्कुल जी, वालहाना अकीदत रखती है आज भी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि ये बानी पाकिस्तान थे और उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। कायद-ए-आज़म ने बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी। जिस तरह गज़ल ने बताया भी कि 1906 से लेकर 1913 तक जो है वो कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों में जो है साथ साथ रहे। फिर 1920 में उन्हें राह अलग कर ली कांग्रेस से और बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग का जो है वो हिस्सा बने और आखिरी सांस तक वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हिस्सा रहे और इसी बैनर के साए तले वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी बने और 11 सितंबर 1948 को वो अपने खालिक की हकीकत से जा मिले और पाकिस्तानी कौम एक अजीम लीडर से महरूम हो गई। जी हाँ, और उनकी जो आज बरसी है वो बहुत ही अकीदत और एहतराम से जो है उनको याद करके मनाई जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि 9/11 इंसिडेंट। बिल्कुल जी, आज के दिन जो है ये न सिर्फ कायद-ए-आज़म की जो बरसी मनाई जा रही है बल्कि 9/11 जो कि बहुत ही बड़ा सानहा और एक हमला हुआ था उसको भी जो है आज मतलब उसकी याद भी जो है आज ताज़ा की जा रही है। जी हाँ, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दहशतगर्दाना हमले को 20 साल बीत गए हैं, मगर इस तबाहकुन सानहे की दुनिया भर होने वाले असरात आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल जी, और 9/11 वो तारीख जिस दिन दुनिया की तारीख बदल दी। दहशतगर्दों ने अमरीकी तरक्की की निशानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हमलों के लिए मुंतखब किया और न्यूयॉर्क के माते का झूमर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लम्हों में मलबे का ढेर बन गया।
जी हाँ, इसी के साथ इस कार्रवाई में अमेरिकी एयरलाइन के 2 मुसाफिर तैयारे 18 मिनट के वक्फे से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतों से टकरा गए। इन वाकयात में 3000 के करीब अफराद जान से भी गए। बिल्कुल जी, लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिली की कोशिश के दौरान 343 फाइटर्स, न्यूयॉर्क पुलिस के 23 अफसरान और एयरपोर्ट अथॉरिटी के 37 अफसरान भी इसमें शामिल है, जबकि हजारों अफराद को तबी इमदाद फराहम की गई। जी हाँ, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर्स के मुकाम पर तामीर की गई यादगार ग्राउंड जीरो और म्यूजियम पर हर साल अमरीकियों को इस सानहे की याद दिलाता रहेगा जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की इस आग में धकेल दिया जो ना जाने कब बुझेगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के बाद पैदा होने वाली आलमी सूरत हाल से सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम दुनिया को हुआ है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग में भारी नुकसान उठाने वाले ममालिक में शामिल है, मगर अमेरिका तवील जंग के बावजूद दहशतगर्दी खत्म ना कर सका और माहिरीन कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम दुनिया का हुआ। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और शाम को बराह रास्त निशाना बनाया गया। दिफाई उमूर से वाकिफ हाल माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ, इसी तरह फिर 137 अरब डॉलर के माली नुकसान के अलावा 60,000 से जायद जाने भी जाया हुई थी। बिल्कुल जी, बहुत ही बड़ा जो है दहशतगर्दी का हमला था और इसके बाद पूरी दुनिया का जो इमेज है वो चेंज हो गया। मुस्लिम ममालिक दहशतगर्दी के लपेट में आ गए और पाकिस्तान, लीबिया, इराक और दीगर ममालिक जो है वहाँ पर दहशतगर्दाना जो हमले हैं वो होने शुरू हो गए और अभी तक जो खमियाजा है वो भुगत रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड। और ये आज के दिन एक बहुत बड़ा सानहा 9/11 जो है वो पेश आया था और अभी भी जो अमेरिकन शहरी है वो इसकी याद में वहाँ जाते हैं और अभी इसकी याद जो है वो ताज़ा की जा रही होती है और ये आज के दिन ही सबसे बड़ा जो सानहा है वो हुआ था। और आज भी अफगान तालिबान ने जो है हल्फ बर्दारी की तकरीब भी मुनक्किद करनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जो कि तालिबान के तर्जुमान सुहैल शाहीन उन्होंने कहा कि आज जो है वो तकरीब हल्फ बर्दारी जो है मुलतवी कर दी गई है। और लोग ये भी कह रहे थे कि आज के दिन जो है अगर ये तकरीब हलबर्दारी रखेंगे तो ये 9/11 की याद ताज़ा हो जाएगी, लेकिन एक मरतबा फिर से उनकी जानिब से यू टर्न ले लिया गया है और कहा गया है कि आज जो है तकरीब हलबर्दारी जो है वो प्लान का हिस्सा नहीं है। और पहले उनका प्रोग्राम था कि 9/11 यानी आज के दिन जो है हलबर्दारी की तकरीब रखे, लेकिन अब उन्होंने भी इस हवाले से यू टर्न ले लिया है। जी हाँ, और एक और बात का इजाफा करती चलूँ इसमें कि इसको 9/11 कहा क्यों जाता है। 9/11 इसको इसलिए कहा जाता है कि 9वां महीना और 11 तारीख थी, यानी 9वें महीने की 11 तारीख। जी हाँ, इसीलिए इसको 9/11 कहा जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं बल्कि धमकी है। बिल्कुल जी, उन्होंने सेनेट की पार्लिमानी उमूर की कमेटी में हुकूमती धमकियों की मजम्मत करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद करने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को धमकाने पर उतर आई है। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि ये साबित हो गया है कि हुकूमत के पास वोटिंग मशीन पर उठाने वाले फनी और तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन के हवाले से ठोस और वाज़ेह फनी, तकनीकी और कानूनी एतराज़ात किए हैं। बिल्कुल जी, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 37 एतराज़ात जो है वो सामने आए हैं और जिनका हुकूमत के पास जो है कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पहले पार्लियामान में कानून साजी को बुलडोज किया गया और आज हुकूमती रवैये पर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को वॉक आउट करना पड़ा। वज़रा के इदारों को आग लगाने, उनके जहन्नम में जाने ये गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। वो ये रवैया दहशतगर्दाना और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। जी हाँ, वोटिंग मशीन पर इरकान कमेटी और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर माकूल जवाब देने के बजाय धमकाना पीटीआई और इसकी क़यादत का खास वतीरा है। उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन इरकान का वज़रा के रवैये पर वॉक आउट करने से हुकूमती रवैये का पता चलता है। बिल्कुल जी, जो हुकूमत कमेटी इजलास में जो है अरकान के सवालात पर इस तरह का रवैया इस्तेमाल करे, माकूल जवाब ना दे पाए तो उसकी कानून साजी और साथ ही साथ दावों पर जो है कैसे यकीन किया जा सकता है, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हुकूमत कमेटी के इजलास में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर सकती वो इंतखाबी
इंतखाबी और इंतजामी इस्लाहात का संजीदा काम कैसे कर सकती है। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात पर 100 से ज़ायद मशावरती इजलास बुलाए थे। मौजूदा हुकूमत का एक इजलास में भी ये हाल है। उनकी मशावरती है कि अपोजिशन सवाल पूछे तो जेल बंद कर दो, मीडिया की जुबान बंद कर दो। तो ये सब कुछ जो है कमेटी के इजलास में हुआ और शहबाज शरीफ ने खड़ी तनकीद के खूब तीर बरसाए और आड़े हाथों लिया हुकूमती वज़रा को, चूंकि उन्होंने कल डराने धमकाने की कोशिश की थी इलेक्शन कमीशन को। जी हाँ, और 37 एतराज़ात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उन्होंने उठाए और उसके बाद आपको बताते चलें कि गाड़ी पर फायरिंग, एडिशनल आईजी मोटरवे जख्मी, भाई जाँ बहक। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे की गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में उनका भाई जाँ बहक हो गया। बहुत ही अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तर्जुमान मोटरवे के ये कहना था कि एडिशनल आईजी मोटरवे सजाद अफजल आफरीदी की गाड़ी पर फायरिंग फतह जंग इंटरचेंज पर की गई। उन्होंने ये बताया कि फायरिंग के नतीजे में एडिशनल आईजी के भाई नोमान अफजल जाम बहक हो गए हैं, जबकि वाक़े में AIG मोटरवे जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक सीनियर पुलिस अफसरान मौका पर पहुंच गए हैं और वाक़े की तहकीकात भी कल जो है उन्होंने कर ली है। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे। डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए कल एक मरतबा फिर से सरबराही इजलास मुनक्किद किया गया। बुलंदबान दावे किए गए, हुकूमत को गिराने की बातें की गई, साथ ही साथ वादे भी किए गए, एक दूसरे पर खूब तनकीद भी की गई, राब्तों के हवाले से भी बातचीत की गई। अब हुकूमत को एक मरतबा फिर से टफ टाइम देने के ख्वाब देखे गए। कहा गया कि अब इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब, से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर? ठीक है आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि मैं यहाँ पे तबसरा कार की हैसियत से नहीं बैठूंगा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे की हैसियत से, और जो मेरी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पंजाब, और मैं सेंट्रल ट्रेनिंग एंड हर फॉर्म में हमारे लिए काबिल कदर है, चाहे आप सीनियर तज्जियाकार है, चाहे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। एनालिस्ट होता है, जो एनालिस्ट जिसकी बात करते हैं उसको फिर विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है। एग्जैक्टली सर। वो घर से अगर लड़के आता है तो बीवी की मुखालफत में भी बयान देता है, अगर उसको कोई स्माइल कॉल आ जाए तो उसके हक में बोलता रहता है। ठीक है सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। सर जरा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए कल एक मरतबा फिर से सरबराही इजलास बुलाया गया है, क्या कमेंट्स है आपके, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अच्छा, ये सारे चले हुए कारतूस हैं, ना इनके पास कोई असला इस तरह का है, इनकी बंदूकें ठुस है, इनकी नालियों के अंदर जंग लगा हुआ है, और ये जब बैठते हैं अपने जख्म चाटने के लिए बैठते हैं, जैसे होता है ना वो खूंखार किसी के दरिंदे के हाथ लगे हो और चैलेंज किया हुआ किसी बड़े को, ऐसे टाइगर को, स्पोर्ट्स को, तो उसके बाद जो इसके पंजे लगते हैं उसको, जो जख्मों को ये चाटते हैं, ये अपने जख्म चाट रहे हैं। इनके साथ है क्या? ये PDM क्या है? ये चूचू का मरबा बनाया हुआ कि बानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। ना इनके पास कोई मंशूर है, ना इनका कोई अपने जाती ऐसा कोई क्या कहते हैं कि पार्टियों का जो मैनिफेस्टो होता है वो है नहीं। एक मुस्लिम लीग है जो कहती है कि मैं मुस्लिम लीग हूँ, पाकिस्तान की खालिद जमात, और जब उसका वो खालिद जमात का वो जो बंदा है जो यहाँ से भागा हुआ मफरूर है, वो जब बात करता है इंडिया के अंदर जाके और कहता है कि पाकिस्तान और हिंद हम एक ही थे, हम एक ही रब को पूछते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, आप भी आलू गोश्त खाते हैं, दरमियान में ये एक लकीर सी है, और उस 10 लाख शहीदों को वो भूल जाता है कि इस लकीर के लिए कितनी जद्दोजहद की, कितनी कुर्बानियां दी हमने। दूसरी पार्टी आप जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी है, जो एक मुर्दा पार्टी हो चुकी है, इसलिए कि जुल्फकार अली भुट्टो तो मर गया, उसके बाद बेनजीर को भी इन्होंने मार दिया। अब उसके बाद बेनजीर को मारने के इवज इन्होंने 2008 में 2013 तक की हुकूमत की और जेली वसीयत बनाई। यानी दुनिया में अब औरतों को जो सबसे बड़ा व्यापार हुआ, मैं समझता हूँ कि ये हुआ कि बेनजीर की जो लाश है उसको बेच के 5 साल हुकूमत, और हालत उनकी ये है कि खुशाब के इलेक्शन में 230 वोट पूरे हल्के से निकलते हैं, ये किसी पोलिंग बूथ की बात नहीं। अब मौलाना फजल रहमान ना इनकी पार्टी ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम किया,
इनके वालिद साहब ने मुफ्ती महमूद का ये बयान है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल हैं। ये सारे चक्के लुटेरे, ये बेहिस और बेशर्म और बेगैरत एक छत के नीचे बैठ के पाकिस्तान के उस बंदे के बारे में बात करते हैं, उसकी हुकूमत तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं जिसने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा कि आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते नहीं। तो नॉट का नारा लगा के एक गैरतमंद किरदार अदा किए। ये उसको चैलेंज करते हैं, ये आसमान की तरफ थूकते हैं इसलिए कि नबी पाक का वो खादम है जिसका नाम है इमरान खान। काली कमली वाले, मैंने तो रात को भी एक जलसे में कहा था कि लब्बैक वालों तो हमने नबी पाक की जो हुर्मत के लिए जो उनके जो खाके बनाए गए उनके लिए हम निकले और दुनिया को हमने समझाया। ये छोड़ दे, ये बैठे हुए इनको तो घर में को नहीं मानते। मैं जेदा में इनके पास रहा मैं इनका मेजबान रहा घर में शहबाज और कलसूम आपस में बातें नहीं करती। ये हुसैन नवाज और क्या नाम है हमजा, इनकी गुफ्तगू नहीं होती आपस में। ये घर के अंदर तो पहले फैसला कर लें कि इनको लीड किसने करना। मरियम बीबी का उस दिन बयान आया था कि मेरे चचा अगर पंजाब में किरदार अदा करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। यानी चाचे नु थले ही रहना है आपने ऊपर जाके। और चाचा जो है छोटे मोटे झगड़े तो हर जगह होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी तो जहांगीर अलग हो गया है सर। पाकिस्तान को तोड़ने का झगड़ा हो रहा है। पाकिस्तान ये झगड़ा इनका जो है पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो। घर से इकट्ठे होकर निकलते। आप मुझे बताओ, आप एंकर हो, आप घर में रहते हो, आपके बाहर से कोई दुश्मन आपका आता है, आपके घर की लड़ाई हो तो आपको भाई कहे कि चलो इसको मारने दो या इसको मारता रहे। ये असरअंदाज होती है चीजें। इनका बाप जब तक जिंदा था इनको जोड़े रखता था किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से। ये पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होना चाहते, ये तकसीम करना चाहते। ये मुगलिया खानदान की तरह बांटने, पंजाब तुम ले लो, मरकज मैं ले लूंगा और तुम ये खा लो और तुम सरे महल बना ली। इन लोगों ने बनाया सर। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हुकूमत की नींदें तो हराम होगी सर। कौन सी हुकूमत की नींदें हराम होगी यार? हमने तो आपके सवाल हमने सोचना शुरू किया कि ये हो क्या रहा है। कौन सी नींदें? हम तो खराटे लेते हैं, बड़े आराम से सोते हैं। वाह दुनिया के आम आदमी पाकिस्तानी सियासतदान वो तहरीक इंसाफ ना खाया, ना लूटा, न पिया, अपनी जिंदगी खुद गुजारी जमीर के साथ, अपनी आवाज के साथ। हम तो जब चाहे सो जाएं, हमें तो कोई पता नहीं। मौलाना मदूदी को फांसी की सजा होगी। बंदा आया आखिरी रात में, उसने कहा जी क्या है बात, उठाया उनको, उन्होंने कहा कि क्या बात है, उन्होंने जी कि वो हजार बंद लेना है, हमें डर है कि आपकी सुबह फांसी आप अपने आप को मार ना लें। तो वो खराटे ले थे। उन्होंने कहा बाबा मैं हलाल जो है मौत को हराम मौत कैसे मैं को, हमें क्या परवाह यार, खाया पिया। वो कहने का पंजाबी में कहते हैं जिन्ना खादियां गाजर ढेडों ना पीड़। ये भुगते ना नायब, हम क्यों भुगते? हमें कौन पूछेगा? मुझे 55 लाख का, जिस घर में बैठ के मैं ये भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, 55 लाख का नोटिस भेज दिया। ये कोई उनकी हुकूमत के आखिरी दिनों की बात थी कि जब मैं शकील अवान के साथ मेरा टीवी पे झगड़ा हो, कहना कि जी बताएं ये घर आपने कहाँ से लिया और आपका टैक्स है। मैंने पूरी सऊदी अरब से जो हमने कमाई 2 साल में की 4-5 करोड़ रुपए सऊदी अरब से मैंने बुला, बैंक को मना कर दिया। मुझे एक बैंक ने इनकार कर दिया स्टेटमेंट देने से कि भाई हम फास्ट कैश पे नहीं देते। ये जालिम इस तरह कहते, इस तरह हमें इससे क्या डर है? नौजवान है कर, हम बड़े आराम से सोते हैं। अभी मुझे हुजूर बख्श का फोन आया था, मैं तो सुबह फजर नमाज पढ़ के सोया था, उठ के थोड़ा सा मैं तैयार हुआ, कहने लगी आपने बात करनी है के लिए आप सामने आ गए। अगला सवाल है तो बताएं। ये जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी वालों के बैकडोर राब्ते जारी है नून लीग वालों से, क्या इससे पीटीआई को कोई नुकसान या कोई खतरा तो नहीं होगा? देखिए सियासत में जो है ना लोग मिलते रहते हैं। ये नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी करते रहते थे, इसको मिलाया उसको मिलाया। ये कैसी एक वो हकीम साहब जो है ना, उनकी दुकान होती है जिसमें वो हर वक्त फारग बैठा होता है, बिकता कुछ भी नहीं है, और वो एक डब्बे से चूरन निकाल के दूसरे में डालता है, दूसरे से तीसरे में डालता है और चखता है अपनी जुबान के ऊपर। ये जो है चटनी जो है बन गई है, ये बिक सकती है, बिक सकती है। ये सारे इधर से उधर रहते हैं। ये मैंने आपको पहले कहा ठुस है, ये कारतूस है, ये चले हुए हैं, ये कुछ नहीं हो।
सर जी, किस तरह आप कह सकते हैं अपोजिशन की जो जितनी भी जमातें हैं मुत्तहिद हो गए हैं, अब बस पार्टी मुस्लिम लीग नून के एक टोर राब्ते जारी है कि ऐसा ना हो कि आप लोग सोते रहे वो इस्लामाबाद पे कब्जा कर ले। सर लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल हो गई है सर। इसके लिए जहाँ ये आए थे पिछली दफा भी और हमने इनको आने दिया था, क्या हुआ था? वो झूले झूलते रहे, लोगों को घरों की घंटियां बजाते रहे और अब इस्लामाबाद देखते रहे जनाब। कभी शक्करपड़ियां चढ़े हुए थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। ये ऐसे लोगों का बेचारे जो मदरसे के बच्चे हैं, जिन लोगों ने माँ बाप के पास माश नहीं है बेहतर, वो अपने बच्चों को भेज देते हैं, जाइए कुरान की तालीम हासिल कीजिए और हाफिज कुरान बने। बहुत कम लोग होते हैं जो अशराफिया के जो पढ़े लिखे सफेद पोश मेरे जैसे खाकसार जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं। अक्सर लोग तो गरीब इलाके के हैं और आपको पता है हमारे हजारा से ज्यादातर ये लोग मानसेरा, उगी, बटग्राम और इस इलाके के लोग होते हैं। इन बेचारों को वो बच्चों को लेके आ जाते हैं और इस दफा अगर इन्होंने बच्चों को लाने की कोशिश की तो फिर इंशाअल्लाह कानून सर वो बच्चे खुद रहे होते हैं, वो भी तो इस मुल्क के सर बाशिंदे हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, उनका भी हक है कि वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बात करें। सर आपके पीटीआई के धरने में भी आईएसएफ के शुरू थे। कह सकते हैं, आप यकीन से कह सकते हैं कि जो बच्चा कुरान करने के लिए घोटकी में किसी मदरसे में है, उसके पास क्या इतने पैसे होते हैं कि ज़्यादा राह होता है वो एक महीने के लिए बैठने के लिए आए, खर्चा कर सके? ऐसा नहीं होता मेरे बेटे। एंकर साहब जरा सोचिए कि लोगों के माशी हालात क्या है और ये किस तरफ लोग, और इनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस मुश्किलात में गिर रहा है और पाकिस्तान को लूटा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि लूटने में तो बहुत पुरानी दास्तानें अगर मैं सुनाऊं तो फिर आप हैरान रह जाएंगे कि सब कॉन्टिनेंट जो है ना, जिसमें मानव जो इक़्तिदार में थे, तो इनकी जीडीपी 24% थी। उसने शशि थरूर ने उस दिन इंडियन हिंदू ने कहा, और जब लीव करके गया बरतानिया तो ये 3% थी जितनी आजकल हमारी चल रही। तो इन बेचारों के हालात, पाकिस्तान के हर आदमी के हालात जो है मुश्किल में है कोविड की वजह से, उनके पास नहीं है। रहने दीजिए इन लोग, हम तो ये कहेंगे, इनको मशवरा देंगे कि आप ऐसा काम करें जो आपको जेब दे। देखिए ये जब खड़े होते हैं किसी दरवाजे में आते हैं तो इनका जो है ना 5 फुट पेट जो है ना पहले दाखिल होता है और बाद में आता है। ये इनके शिकम जो मोटे हैं ना, ये इनको जरूरत पड़ी है कि चुका लगा के इनको लीक करने। ये लोग जो है ना खाते पीते, ये इनको कुछ दे दो, इनको बकरा बेच दो, पूरा बकरा डकार जाते हैं और अपने लोगों को बेचारे शोरबे को गुजारा कराते हैं। ये जो इन्होंने मदारस के ऊपर कब्जा कर रखा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब इल्म, नूर, इक्वल निसाब और ये चीजें आएंगी, ये इनकी गिरफ्त के ऊपर ढीली होंगी। हम मदारस को जन्नत की खेतियां, मैंने कॉलम लिखा था जब परवेज रशीद ने कहा था कि ये जो है ना दहशत गर्दी के अड्डे, तो मैं इनको जन्नत की क्यारियां करा देता था और इन क्यारियों की सफाई होने वाली है। इसके अंदर जड़ी बूटियां बहुत उग चुकी हैं। ये सारे के सारे जितना इनका पाकिस्तान के ऊपर कोई ईमान नहीं पैदा करने देते, ये सारे टोटल जो है इनका जो ताल्लुक चला जाता है वहाँ इंडिया के अंदर, और फिर ये जो है ना वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान वाले ये सारे लोग हैं। वो थ्योरी है जो कांग्रेसी मुल्ला जिनके बारे में कायदे आज़म कहा था कि भाई ये लोग जो है सच। अच्छा सर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो इस हालात में क्या करे सर? किसको पैगाम देना? मेरी पोती पाकिस्तान क्या सवाल मैं सुन नहीं सका सर। मैंने कहा कि इन हालात में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बहैसियत एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को क्या करना चाहिए? ये पिंडी में आजकल भांग का बड़े पौधे हुए, इनको मैं काट के ट्रेला भेजता हूँ, इसको कूट के पिए और आराम से सोए, लोगों को पीजिए। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब कि आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं की खूब क्लास ली। जमीयत उलमा इस्लाम से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तक जो है जितने भी रहनुमा थे उनकी खूब क्लास ली इंजीनियर चौधरी इफ्तिखार साहब ने, और अच्छे अच्छे मशवरे भी दिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को।
और इंजीनियर साहब जो है इन तमाम तर हालात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। जब भी हम उनको बुलाते हैं तो वो आते हैं, हमें अपना कीमती वक्त देते हैं, हम शुक्रगुजार भी हैं उनके, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती है उनकी, हम उनसे सीखते भी बहुत कुछ है, महसूस भी होते हैं, और अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास जाने बढ़ते हैं और आपको बताएं कोहाट से, जहां कोहाट में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा के शहर कोहाट में वाक़ अफगान मुहाजिर कैंप में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि फायरिंग से 3 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला सामने आ रही है। बिल्कुल जी, वो जख्मियों को फौरी तौर पर करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि वाक़े की कई तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। और पुलिस ज़राए ने ये बताया है कि वाक़या जायदाद के तनाज़े पर पेश आया, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए हैं। जी हाँ, ये जायदाद के तनाज़े पर लोग किस तरह जो है वो अपनों को मार देते हैं, और जख्मी हालत, और बहुत ही जो है हैरानगी होती है कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जो जायदाद के तनाज़े पर अपनों को भी नहीं बख्शते, अपनों को भी नहीं छोड़ते, और ज़मीन के जो है 2 गज टुकड़े पर इतना बड़ा झगड़ा रोनुमा हो जाता है, और फिर बात जो है वो कत्लो गारत गिरी तक पहुँच जाती है। फिर हज़ारों साल तक वो जो दुश्मनियाँ होती है वो जारी रहती है, और कई नस्लें उसमें जवान हो जाती है, लेकिन वो दुश्मनियाँ जो है वो चल रही होती है। तो गुजारिश है कि खुदारा ज़मीन के टुकड़े पर जो है झगड़े बंद कीजिए, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहिए, चूँकि 2 दिन की ज़िंदगी है, उसमें अगर आप झगड़ते रहेंगे, आप लड़ते रहेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप अपने आप पर भी ज़िंदगी जो है वो तंग कर देंगे, ज़मीन तंग कर देंगे, और कुछ भी हासिल नहीं होगा। जी हाँ, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही मुल्ज़िमान को भी पकड़ा जाएगा। इसके साथ आपको बताएं कि आजम सवाती के बयान पर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों का शदीद बरहमी का इजहार। बिल्कुल जी, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने पीर को इजलास भी तलब कर लिया है। सेनेटर आजम सवाती के बयान पर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों जो है वो बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीर को इजलास भी तलब कर लिया है। मामले की पीपल्स पार्टी ने भी शदीद मजम्मत की है। वफाकी वजीर आजम सवाती के इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी की तफसीलात से चीफ इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर शदीद इजहार बरहमी करते हुए पीर को अहम इजलास भी तलब कर लिया है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल इरकान को ब्रीफिंग देंगे। बिल्कुल जी, और इन दिनों इलेक्शन कमीशन और हुकूमती वज़रा के दरमियान जो है नोक झोंक जारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो है इनके दरमियान झगड़ा चल रहा है, और अभी तक ये झगड़ा जो है ये जारी है। कभी फवाद चौधरी सामने आते हैं, कभी आजम सवाती सामने आते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है बयानात सामने आते हैं, और कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात सामने आते हैं। तो ये जो मामला है ये चल रहा है, और थू में जो है वो जारी है। और इस हवाले से जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हल नहीं होगा तब तक ये नोक-झोंक जारी रहेगी। जी हाँ, इसके बाद आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकन साबिक वफाकी वजीर खजाना मखदूम शहाबुद्दीन ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा है कि आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाएगी। दोनों सियासी जमातें जो है वो इंतहाबी इत्तेहाद का हिस्सा है, और एक दूसरे की मजबूरी होगा। दोनों का मुश्तरका सियासी दुश्मन एक है, इसलिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने अच्छी बात की कि एक दोनों को जो है एक ही दुश्मन है, तो हम दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके बाद वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी का होगा। उन्होंने कहा कि नून लीग सेंट्रल पंजाब में मजबूत है, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद भी अवाम में नून लीग की पहले वाली पोजीशन नहीं बनेगी, क्योंकि नून लीग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे इक़्तिदार में आई थी, अब उनके पास बैसाखियां नहीं रही। मखदूम शहाबुद्दीन का ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो आइंदा दौर के दौरान मेरे मेहमान होंगे। उन्होंने कहा कि मैं आइंदा इलेक्शन के बाद सियासत से रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान कर लूंगा, और मेरा बेटा सियासत करेगा। बिल्कुल जी, वही बाप दादा की जागीर समझी हुई है। और किसी शायर ने कहा था कि कुर्सी है कोई तेरा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। और ये वही पाकिस्तान का जो है सियासी माहौल ही होता है कि पहले दादा फिर बाप उसका बेटा, और इस सिलसिला जो चलता रहेगा। इसी हवाले से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है दरारें सामने आ गई है। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग शीन जो है वो अलग अलग होते दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि जो पहले नवाज शरीफ थे, अब मरीम नवाज के जो है कंधों
कंधों पर तमाम तरफ बोझ डाल दिया गया है और चौधरी निसार जो है वो इसी हवाले से नाराज है और दुख का इजहार भी उन्होंने किया है। तो ये सब कुछ जो है ये होता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। जी हाँ, आगे बढ़े और आपको बताएं पीपल्स पार्टी का मौलाना फजलुर रहमान के इल्जामात पर मायूसी का इजहार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पीपल्स पार्टी पर लगाए गए इल्जामात पर मायूसी का इजहार किया है। बिल्कुल जी, मौलाना की शख्सियत को ये ज़ेब नहीं देता कि वो पीपल्स पार्टी की सियासत और पॉलिसियों पर तनकीद के जवाब में गलत इल्जामात लगाना शुरू कर दे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने एक बयान में कहा कि मौलाना के इल्जामात कतई तौर पर गलत है जो वो अपने किरदार को छुपाने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन की जानिब से सेलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की बजाय अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जरूरी है कि कभी भी इस बात पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ था कि PDM असेंबली से इस्तीफे देंगे। जी हाँ, ये बात भी PDM में शामिल जमातों के सरबराही इजलास में वाज़ेह तौर पर बताई गई थी कि जो इजलास नवाज शरीफ की रायवंड की रिहाइशगाह पर 1 जनवरी 2021 को हुआ था, इस हाइब्रिड इजलास में मौलाना साहब के अलावा PDM के तमाम जमातों के सरबराहान बाशमूल आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ, सरदार अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकजई, मरियम नवाज शरीफ और दीगर शरीक थे। इस इजलास में पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के बारे में भी तमाम आईनी और कानूनी और सियासी जो है उनकी चीज़ों की निशानदेही की थी। अगर इस वक्त इस्तीफों की बात मान ली जाती तो सिलेक्टेड हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ भी कर सकती थी। बिल्कुल जी, और 18वीं तरमीम को भी खतरा लायक हो जाता। ये बहुत ही अहम बात की है कि रायवंड में जो इजलास हुआ था उसमें मौलाना फजलुर रहमान के अलावा अपोजिशन के तमाम सरकर्दा जो पार्टियां हैं उनकी रहनुमाओं ने शिरकत की और वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के मामले पर जो है खूब बातें की और जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं वो भी इख्तियार करने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा था और उस वक्त भी इन्होंने इस्तीफों के हवाले से कोई बात नहीं की थी। और उस इजलास में नवाज शरीफ भी वीडियो के जरिए शरीक रहे और आसिफ अली जरदारी ने भी उस इजलास में शिरकत की थी और बहुत लंबे जो है टाइम था वो इजलास जारी रहा और उस इजलास में बहुत सारी बातें भी हुई थी। तो ये आईनी तौर पर उन्होंने तमाम तफसीलात जो है बताई थी। और अब फरहतुल्लाह बाबर ने यह भी कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने हुकूमत को गिराने के बजाय पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में दरारें डाल दी है और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उनका शिराज़ा बिखर गया है। इसके साथ साथ टाइम बहुत कम है और आपको बताते चले सिंध से एक अच्छी खबर आपको दें कि महकमा ज़राअत सिंध ने डेली वेजेस मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। बिल्कुल जी, महकमा ज़राअत सिंध ने डेली वेजेस मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी है। महकमा ज़राअत सिंध ने डेली वेजेस मुलाजिमीन की तनख्वाह 16,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है। महकमे की जानिब से तनख्वाह बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इंतहाई अहम खबर और पिछले 2 महीनों में पहली दफा गजल ने कोई खुशखबरी सुनाई है सिंध के मुलाजिमीन को। जी हाँ, और अच्छी खबर है ये। लोगों को, मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोगों को दुख सुख से आगाह करना चाहिए, उनसे शेयर करनी चाहिए। इसके बाद आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने सस्ती मुकामी चीनी छोड़कर बाहर से महंगी चीनी खरीद ली। अच्छा, मतलब खुशखबरी के बाद जो है बुरी खबर भी, वफाकी हुकूमत ने सस्ती मुकामी चीनी छोड़कर बाहर से महंगी चीनी खरीद ली है। वफाकी हुकूमत ने सस्ती मुकामी चीनी छोड़कर महंगी जो चीनी है वो दरामद कर ली है और सस्ती मुकामी चीनी के मुकाबले में तकरीबन 38 रुपये फी किलो महंगी चीनी का सौदा जो है वो किया गया है। मुकामी चीनी 84 रुपये 50 पैसे फी किलो पड़ती है, जबकि दरामदी चीनी जो है वो 123 रुपये फी किलो जो है वो फड़ेगी। जी हाँ, ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत ने महंगी तरीन दरामदी चीनी के सौदे कर लिए। दरामदी चीनी पोर्ट पर 108 रुपये 85 पैसे फी किलो में पड़ेगी। अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी तकरीबन 123 रुपये किलो में पड़ेगी। बिल्कुल जी, और 123 रुपये फी किलो पड़ेगी। ज़राए का कहना है कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने भी जो है इस हवाले से 2 लाख मीट्रिक टन चीनी के सौदे कर लिए हैं। चीनी अल खलीज ग्रुप से खरीदी गई है। ज़राए का कहना है कि चीनी की महंगी बोली मौसूल होने पर TCP ने जो है वफाक को आगाह किया था। जी हाँ, और ये थी आज की अहम खबरें और इंटरेस्टिंग खबरें। इसके साथ साथ आपको बताई हमने महंगाई के बारे में भी, कहाँ पे महंगाई, और इसके साथ साथ आपको तनख्वाह के बारे में भी बताया। अच्छी खबरें भी थी, इंटरेस्टिंग खबरें भी थी। चौधरी इफ्तिखार की जो है धमाका खेज एंट्री भी सामने आई और उनकी जानिब से यारकुल भी बरसाए गए, बाउंसर भी बरसाए गए। PDM को आड़े हाथों भी लिया गया आज के प्रोग्राम में और उनको मशवरा भी दिया कि पिंडी में जो भंग है वो काश कर
कर ली गई है उनको जो है काटे और पी कर सो जाए। जी हाँ, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। मुझे और शिराज अहमद शिराजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।